डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ये कहानी है एक गौरैया की और एक नर गौरैया और मादा गौरैया की। और साथ ही साथ इन दोनों के केंद्र में है एक टोपी और इसी से इस चैप्टर का शीर्षक टोपी है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 18 जिसका शीर्षक है टोपी। एक थी गौरैया और एक था गबरा। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, झुटपटा होते ही होते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फफता है उन पर कपड़ा, खाक फफता है। गौरा तपाक से बोला, अरे कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुगाए हो। गौरैया बोली, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गबरे ने कहा, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगढ़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल ना हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी सकत भी तो जाती रहती है और इस कपड़े में भी बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह निरा पोंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने की वास्ते हैं उन्हें भी दस्तानी और मौजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं फिर भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन करता है टोपी पहनने का। टोपी तो पाएगी कहां से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है? एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो इस चक्कर में मत ही पड़। गौरा तनिक समझदार इसलिए सक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां चाह वहीं राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे यानी गौरैया को एक रुई का फाया मिल गया। मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया मारी खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गौरी ने चहक कर पूछा। मिल गया मिल गया मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरी के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा एक बावरा और था, गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक बड़ा उम्दा था और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूट कर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे।
सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। कहने का मतलब ये है कि चाबुक तो मिल गया, अब चाबुक को इस्तेमाल करने के लिए घोड़े की जरूरत होगी और घोड़े पे पहनाने के लिए जीन की जरूरत होगी। तो प्यारे बच्चों, जीन का मतलब होता है घोड़े पर चढ़ने के लिए हम पैर जिस घोड़े पर चढ़ने के लिए हम जो पैर रखते हैं उसको जीन कहते हैं। या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए, घोड़े के ऊपर उसकी साज सज्जा के लिए पहनाया जाने वाला वस्त्र, यानी उसके ऊपर जब घुड़सवार बैठता है तो जीन पर पैर रखकर ही घोड़े पर चढ़ता है। तो ये तीनों तो रास्ते में पढ़ने से मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर बावरा ताउम्र बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तो जो कुछ अता पता है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाय लिए एक धुनिया के पास चली गई। धुनिया मतलब रुई को धुनने वाले को कहते हैं, और बड़े मनोहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर बरसों पुरानी तार तार हो चुकी एक मृजई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है कि चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र ना करो भैया, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत मतलब मेहनताना। इसे धुन दो भैया, आधी तू ले ले, आधी मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली। 16 आने में 8 आने मजूरी, तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चो उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे, इसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साही गवरैया एक कोरी के यहाँ गई और कहने लगी, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया बड़ी अचरज से बोली। तू किस मुल्क से आई है रे? कोरी ने उसे आंख भर देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मरे बरदा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब राजा जी के नाम पर ही और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका काम भी होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी। सो उसकी तकली निकली और तन करके चरखी ताथा थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साफ करे भाप तो चवाफ करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दो भैया, गवरैया ने संजोकर कहा। हम सैंत मैत का काम नहीं करवाते। इसे बुन दे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया और करघा चलने लगा। ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफी कफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली।
कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची और कहने लगी, दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो, खिसकती हो कि नहीं यहां से। दर्जी रोज से बोला, देखती नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ नहीं करवाते। गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझे तैयार ना होता। कच्च कच्च उसकी कैंची चल उठी, चूहे की तरह सर्र सर्र उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी और 5 फुदने जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे अपने आपे में ना रही, 1.5 टांगों पर ही नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली, वाकई तू रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचे ओढ़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा, क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह महल के कंगूरे पर जा बैठी और उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं के साथ खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली की गुद्दी काढ़ रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई। वह लगातार रटी जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गवरैया ने दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखनी नोच लो। सिपाहियों, देर ना करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना चाहते हैं, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ली जाए और उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। राजा यह सोचते हुए उलट पुलट कर देखने लगा, इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, दुहाई, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली, दुहाई मन आनंददाता, दुहाई, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ, इतनी उम्दा टोपी तुमने हमारे लिए कभी क्यों नहीं बनाई। तो दर्जी बोला, कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना।
नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ और कहने लगा, माफी बख्शें वो सरकार, माफी बख्शें। राजा कहने लगा, माफी नहीं, वजह बताओ, इतना नफीस कपड़ा तुमने हमारे लिए क्यों नहीं बुना? तो बुनकर कहने लगा, सूत बड़ा उम्दा था सरकार, सूत बड़ा उम्दा था, एकदम महीन और लच्छेदार। राजा कहने लगा, इतना महीन सूत किसने काता? राजा शेर की मानिंद दहाड़ा। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ और कहने लगा, जान बख्शे महाराज, जान बख्शे। राजा कहने लगा, जान नहीं, वजह बताओ, इतना बेहतरीन सूत तुमने कैसे बनाया? तो कोरी कहने लगा, महाराज रुई बड़ी बेहतरीन थी, महाराज रुई बहुत बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज एक बार और कड़की और हाँफते हाँफते पीटते इस बार दुनिया हाजिर हुआ और कहने लगा, क्षमा आनंददाता, क्षमा। महाराज बोले, क्षमा नहीं, वजह बताओ दुनिया, वजह। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया के लिए काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी हम आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? इस बार राजा ने पूछा। अभय दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। चलो जाओ दिया, अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम कराया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह हमें कुछ नहीं देता था, इसके पास कुछ नहीं था फिर भी हमें ये आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, देख ले, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है ये। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया है लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा वाकई अकबका रह गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमजोरी और तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतने ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुफट तो महाराज को भी पर्दा करके ही दम लेगी। राजा खुद घबरा गया था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने टोपी लौटा दी। यह राजा तो डरपोक है, मुझसे डर गया तभी तो इसने टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। थैंक यू वेरी मच।